आपके ऐप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और अन्य कई चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली आपके खाने की आदतें ऐसी नहीं हैं। ऐसा क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि अन्य चीज़ों की तरह कोई आपके ईटिंग हैबिट्स को नोटिस नहीं करता, या इसलिए क्योंकि शायद इसके कोई इमीडिएट सीवियर इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन जो भी हो, अब आप चिंता ना करें, क्योंकि कॉग्नि फूड्स एंड का उद्देश्य खाने के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में बताने का है। तो हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। नूडल्स। नूडल एक ऐसा खाना है जिसकी लोकप्रियता लगभग अरबों में है। उम्र का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लगभग सभी उम्र के लोग इसे उतना ही पसंद करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि यह किसी एक देश तक सीमित है। इसने सीमाओं को पार कर पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पकड़ बना रखी है। ये कह पाना मुश्किल है कि कुल मिलाकर इसके कितने प्रकार होंगे, लेकिन एक अनुमान ज़रूर लगाया जा सकता है। अगर नूडल्स के ग्लोबल मार्केट की बात करें तो 2018 में इसकी लगभग वैल्यू 42.2 बिलियन डॉलर्स थी और साल 2011 से 2018 के बीच यह लगभग 6.2% की दर से हर साल बढ़ा है। लेकिन आज ऐसा दिखने वाला ग्लोबल मार्केट कब और कैसे स्टार्ट हुआ? नूडल्स पहली बार कब बनाए गए? ये दुनिया में किस तरह से फैला? क्या भारत ने भी प्राचीन समय में कभी नूडल्स बनाया? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा। यह वर्ड नूडल दरअसल एक जर्मन वर्ड नूडल से 18वीं सेंचुरी में लिया गया, लेकिन इसकी कहानी इससे भी पुरानी है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने चाइना में नूडल का एक बोल पाया। इसकी पुष्टि चाइना के लाजी आर्कियोलॉजिकल सेंटर में की गई। यह बोल लगभग 4000 साल पुराना था। इसके खोज से इस बात का प्रमाण तो मिल गया कि नूडल एक एशियन ऑरिजिन का फूड है। लेकिन कई सिद्धांतों का यह मानना है कि नूडल सबसे पहली बार मिडिल ईस्ट में बनाया गया और बाद में अरबों द्वारा इटली में पेश किया गया। इटली में पेश करने की एक अपनी ही वजह थी। उस समय यह माना जाता था कि यूरोप में खाने की लोकप्रियता को बनाने के लिए और दुनिया भर में इसे फैलाने के लिए इटली सबसे बेहतर जगह है। और ये कुछ बातें थी नूडल्स की शुरुआत होने की, इसके ऑरिजिन की। लेकिन तब से अब तक नूडल्स के इंग्रेडिएंट्स और इसके बनाने के तरीके में बहुत फ़र्क आया है। और ये फ़र्क विभिन्न कारणों से है, जैसे कि ट्रेंड या कल्चर की बदलने की वजह से, या मार्केट में नए इंग्रेडिएंट्स आने की वजह से, या स्वास्थ्य कारणों की वजह से। जिस टीम ने नूडल्स का सोर्स चाइना को बताया, उसका यह भी कहना था कि वो नूडल्स मिलेट से बने होते थे। 2 प्रकार के मिलेट्स, ब्रूम कॉर्न मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल मिलेट में स्टिकीनेस काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से इसे स्ट्रिंग्स का आकार देना आसान था। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि 4000 साल पहले चाइना में गेहूं की उपज नहीं थी और यही वजह थी कि नूडल्स के लिए मिलेट्स का अधिकांश इस्तेमाल किया जाता था। गेहूं की उपज टैंग डायनेस्टी में अधिक मात्रा में होने लगी और धीरे धीरे मिलेट्स की जगह नूडल्स में गेहूं का इस्तेमाल होने लगा। और अब गेहूं के साथ साथ मैदा, राइस, ओट्स, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट जैसे कई और इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया जाता है। कल्चर, मौसम और लोगों के मांग के अनुसार विश्व के कई देशों ने अपना नूडल और उसके इंग्रेडिएंट या रेसिपी को चुन लिया है। मगर अगर आपसे यह पूछा जाए कि आपके देश का अनऑफिशियल नूडल क्या है, तो आप शायद मैगी का नाम लेंगे, शायद कोई भी लेगा। लेकिन ये जवाब गलत है, क्योंकि राइस इडियप्पम नाम का एक नूडल भारत में 5th सेंचुरी से बनाया जा रहा है। मलयालम में राइस इडियप्पम को नूल पुटु कहते हैं। नूल यानी थ्रेड और पुटु यानी राइस से बना हुआ। पूरा मतलब राइस से बना हुआ थ्रेड्स। जहां भारत की कई कंपनियां पैक नूडल्स के लिए मैदे या आटे का इस्तेमाल करती हैं, वहीं राइस इडियप्पम में राइस का यूज़ किया जाता है। पैक्ड या इजी टू कुक नूडल्स को ऑयल में डीप फ्राई किया जाता है। उस ऑयल की क्वालिटी के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता। वहीं राइस इडियप्पम को बनाने के लिए स्टीम करने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब हेल्थ पर्सपेक्टिव से तो एक बात साफ है कि राइस इडियप्पम मार्केट में मिल रहे 95% पैक नूडल्स से ज़्यादा हेल्दी है। इसका एक और मतलब यह भी है कि हमारे पास सदियों से अच्छे नूडल्स की एक चॉइस है। सिर्फ भारत ही नहीं, ऐसे कई और देश हैं जहां नूडल्स की एक अपनी ही पहचान है, उनका एक अपना ही इतिहास है। और ऐसी सभी कहानियों को एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे कई और कहानियों के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और फॉलो करते रहें। धन्यवाद।